हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको गुप्त और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आज आपको कराने वाली हूँ। ये मैं घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। आगामी कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो उसमें आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से काफ़ी हेल्प करेगा। ये एसएसटी सब्जेक्ट अगर आपका है, किसी भी स्टेट से हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ऐसे जीके का ये पार्ट तो आपको एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है। तो ठीक है, करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। ठीक है, देखो चलो। देखिए, पहला है आज, और इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन कराए। वो जितने भी विभिन्न सिविल सर्विस में जो आ चुके हैं, यूपी पीसीएस, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जितने भी, वो मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी आप जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है? तो सबसे पहले जो भूमि अनुदान देने का जो अभिलेखीय साक्ष्य वो किसका है? सातवाहन। ठीक है, इसमें गुप्त और गुप्तोत्तर है ना, इसलिए इसका भी ठीक है। अगला है, तो सातवाहन के शासकों ने के अभिलेखों में भूमि दान देने के, ठीक है, ये तो एक्सप्लेन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें टोटल 121 25 ऐसे क्वेश्चन है। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरी गई हैं? तो ये है नचना कुठार मंदिर। ठीक है, अगला है, कांच गुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो मुद्रा है, ऑप्शन बी। अगला है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक जीआईसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा मिली है? तो ये मिली है दुर्जनपुर से। गुप्त युगीन ब्राह्मणी अभिलेख से युक्त जैन जो मिली है, ये आपके दुर्जनपुर से मिली है। तो बेसनगर विदिशा के पास स्थित दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण हैं। इसमें महाराजा धीराज राम गुप्त नामक एक राजा का उल्लेख है। अगला है, पूना ताम्रलेख संबंधित है। पूना ताम्रलेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। अगला है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के उपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया गया है? तो ये किया गया उत्तरी कोंकण। उत्तरी कोंकण। सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति उपरांत का समीकरण उत्तरी कोण के से किया गया है। सातवाहन का संस्थापक सिमुक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक है वो माना जाता है श्री गुप्त को, ऑप्शन बी। अगला है, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ है 319 में। श्री गुप्त को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जिसके रचयिता कौन है? उनके दरबारी कवि हरिसेन। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है?
तो हरिसेन है, ऑप्शन सी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। इलाहाबाद का स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? तो ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोंठूर। अगला है पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? तो उत्तरी बंगाल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत नेपोलियन, देखो समुद्रगुप्त। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ये कहे थे स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किस सम्राट कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये भी समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो कांची का राजा विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त थे। अगला है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य। अगला है निम्नलिखित में किस शासक का अन्य नाम देवराज है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बोले। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे? तो जब ये शकों का उन्मूलन किए थे तब धारण किए थे। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? तो ये धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे? यानी 3 इससे किए थे। तो देखो लिच्छवी से नहीं किए थे, बाकी बकाटक से किए, नागवंश से किए थे, कदम्ब राजवंश से किए थे। अगला है 36 में हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश से किया था? तो बकाटक से किया था। चंद्रगुप्त की पुत्री कौन थी? प्रभावती। महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमा के रणरत्न में शामिल नहीं है? तो नागार्जुन नहीं है, बाकी अमर सिंह है, बैताल भट्ट है, छप्पन है। ठीक, इनके देखो कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य बोले या चंद्रगुप्त द्वितीय बोले, इनके 9 रत्न थे। कालिदास, धनवंतरी, बरामिहिर, अमर सिंह, छप्पनक, शंकु, बैताल भट्ट, घटकर्प, भरूची जैसे विद्वान थे। ठीक है। अगला है किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चीनी यात्री फाहियान द्वितीय। उस गुप्त और बकाटक रानी का नाम बताए, उल्लेख कीजिए जिनने भूमि अनुदान की भूमिका दी थी। तो ये प्रभावती गुप्त था। अगला है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो ये थी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम। सम्राट कुमार गुप्त की माता कौन थी? तो ये थी ध्रुव देवी। निम्न में किसके सोने के सिक्के वजन सबसे अधिक भारी था? तो ये था स्कंदगुप्त। मंदसौर प्रशस्ति रचना किसने की है? तो ये बत्तीस भट्टी ने किया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो भीतरी। अगला है
हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो स्कंद गुप्त, ऑप्शन सी। किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त। हुनों ने भारत पर किसके समय आक्रमण किया था? तो गुप्त के समय। हुन सरदार मिहिर कुल को पराजित किया गया था? तो नरसिंह गुप्त ने। तो देखो, हुन नरेश मिहिर कुल बड़ा क्रूर एवं अत्याती था। हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया। हेनसांग ने जिस बालादित्य का उल्लेख किया है उसके समीकरण के विषय में मतभेद है, संभवतः वह नरसिंह गुप्त बालादित्य ही है। ठीक है, अगला क्या है? नाम है और देखते नरेश है। एक तरफ है कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3। कुमार गुप्त प्रथम जो है महान देवी अनंत देवी हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगी कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त महादेवी कुमार देवी। गुप्त शासकों में कौन विरुद्ध धारण नहीं किया था? धर्म प्रवर्तक। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज का धर्म प्रवर्तक का नहीं किया था। गुप्तकालीन दशावतार का मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है। अगला है 55। अगला क्वेश्चन है 56। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? तो नचना कुठार में। ठीक है, नचना कुठार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये था मथुरा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कालिदास का मालवी का, अग्निमित्र विशाख दत्त का मुद्राराक्षण, बाणभट्ट की कादम्बरी, कलहन की राजतरंगिणी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से बाणभट्ट की कादम्बरी नहीं, बाकी ये तीनों है। अगला है 59। 59 है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ एरन अभिलेख से, ऑप्शन ए। अगला है सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? एरन अभिलेख है। अगला है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है कायस्थ का। अगला है 62। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख वही, अच्छा देखो, एक जाति के रूप में मिला है ओशनम स्मृति में, ओशनम स्मृति में। ऋग्वेद में 4, ठीक है। तैत्तिरीय में कृषि सर्वप्रथम पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृद्धि मिला। जलों में 4 वर्णों का, ये तो ठीक है। इसे इधर दिखते हैं। अच्छा देखो, काय शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक है, लेकिन जबकि गुप्तोत्तर काल की ओशनम स्मृति में एक जाति के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। देखो, कायस्थ शब्द बोले तो याज्ञवल्क्य स्मृति, और एक जाति के रूप में बोले तो ओशनम स्मृति। ये देखो, ये पीजीटी 2004 में आया हुआ है और ये आया हुआ है आपका 2003 में, जस्ट देखो इसके पहले ही। लोग याज्ञवल्क्य स्मृति ही लगा दिए होंगे, लेकिन नहीं। याज्ञवल्क्य स्मृति में एक जाति के रूप में एक वर्ड यूज किया गया काइस, और एक जाति के रूप में ओशनम स्मृति में। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिक, ये तो सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, गुप्त काल को बोलते हैं। गुप्त काल में क्लासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला साहित्य की प्रगति काफी हुई थी उस समय। अगला है, गुप्त काल में अजंता की कौन कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? तो 16 और 17 हुई थी, 16-17 हुई थी। अजंता की प्राचीनतम चित्र है तो ये पहले शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन ए।
देखो, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रारंभ में अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 गुफाओं जैसे 1, 2, 9, 10 और 16, 17 के चित्र ही शेष हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी से पूर्व के हैं। पहले एवं दूसरी गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी में है। 9वीं 10वीं चित्र का प्रथम शताब्दी है और पहला और दूसरा का है 7वीं शताब्दी। 16वीं 17वीं गुफाओं की के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है। 16-17 का अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक, ये भी पूछा जाता है। जातक कथा सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित है। ये सब फैक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको ध्यान रखना। निम्नलिखित अजंता किस गुफा में वर्णन, देखो अभी ये क्वेश्चन पूछा आपको टीजीटी 2013 में और ये वाला क्वेश्चन था आपका 2001 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, किस काल के मंदिर में वास्तव गंगा और यमुना की आकृति है, तो गुप्त में धमेक स्फूत स्थित है, तो ये है सारनाथ में धमेक। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है, कालिदास। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल। निम्नलिखित में विद्वान में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटता है, तो ये आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। अगला है मैच करना है। एहोल प्रशस्त लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहा लेख, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा देखिए कैसे कैसे। एहोल होगा पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ होगा रुद्रदामन प्रथम, नासिक गुहा लेख हो जाएगा उषावद, भीतरी स्कंदगुप्त। ठीक है, इसमें जो जो आपको आता था वो तो ठीक है, जो नहीं आता था उसको प्लीज नोट डाउन कर लें। अगला है बुक है और उनके थिंकर हैं। देखिए महाभाष्य कुमार संभव में अष्टाध्यायी है। अर्थशास्त्र चाणक्य, कुमार संभवम कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि और महाभाष्य हो जाएंगे आपके। तो पहले बी का हम करेंगे फर्स्ट, बी का फर्स्ट और डी का 3, ठीक है, और ए का हो जाएगा 4। महाभाष्य हो गए पतंजलि, अष्टाध्यायी हो गए पाणिनि। ठीक है, अगला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन मिर्च कटिकम के लेखक कौन है, सुद्रक है मिर्च कटिकम के लेखक। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी, तो यह राज्य या प्रांत था भुक्ति। देखो कैसे, देखो गुप्त काल में प्रशासन सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या, देश, अवनी और भुक्ति कहा जाता था। कैसे था, पहले था ग्राम था, पेट था, विधि था, विषय था, फिर देश, भुक्ति, फिर साम्राज्य। तो इसको क्रम में भी सजाने को आ सकता है। तो वहाँ केंद्रीकृत शासन नहीं था, विकेंद्रीकृत शासन था। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या गुप्त काल में केंद्रीकृत शासन था, तो नहीं। किस ग्रंथ में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति मिली है, तो ये नारद स्मृति में मिली है। यज्ञवल्क्य स्मृति प्रसिद्ध टीका अपरांकिक एक शिलाहार राजा था, शिलाहार राजा था। ठीक है, ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था, तो ये था पर्णदत्त, ऑप्शन सी। अगला है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है, तो विशाख दत्त ने की है देवी चंद्रगुप्तम की। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो ये था सामंतवाद का एवं भूमि दान। अगला है गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था कर्णिक, कर्णिक। एक मिनट फिर से मैं बोलती, देखो गुप्त काल में भूमि अभिलेखों यानी लैंड रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी
को क्या कहा जाता, कर्णिक कहा जाता था। ठीक है, अगला है गुप्त अभी देखो, ठीक, कर्णिक तो जान गए। सैल्विक नामक अधिकारी चुंगी वसूलता था। ध्रुवधीकरण भूमि कर संग्रह संग्रह करने वाला अधिकारी था। समाहर्ता मौर्यकालीन, तो ये तो पता ही है। गुप्त काल में सार्थवाहक को कहा जाता था, तो वो व्यापारिक कारवा का प्रमुख होता था। सार्थवाहक व्यापारिक कारवाया का प्रमुख होता था। गुप्तोत्तर काल में सामान्यतः ब्याज दर क्या थी, तो ये थी 24%। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के प्रचलन किस शासक ने कराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहिए। रूपक सिक्के तो गुप्त काल में, रूपक था चांदी का और दिनार था सोने का। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र कौन थे, तो आर्यभट्ट। अगला है गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था, तो सारनाथ। बृहद संहिता की रचना किसने की है, तो बराहमिहिर ने बृहद संहिता की रचना की है। तो देखिए, गुप्तकालीन प्रख्यात ज्योतिष शास्त्र बराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना पंच सिद्धांतिका है, बृहद संहिता है, बृह जातक है, लघु जातक है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी की रचना उसने जय सिंह के शासन काल में पूरा किया। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की जाती है। कलहन लोहर वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन क्या था, लोहर वंश के शासक हर्ष। अगला है क्या है, राजवंशों को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट करेंगे हम, बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, सॉरी ये बी ए सी डी। अगला है मुद्रा राक्षक किसने लिखा है, तो विशाख दत्त ने लिखा है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है, तो गुप्त काल में पौराणिक धर्म यानी हिंदू धर्म बोले। देखो, हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से संभव हुआ। पौराणिक धर्म में वैदिक जनसाधारण के धार्मिक विश्वास का समन्वय मिलता है। शिव, विष्णु आदि वैदिक देवता को ग्रहण कर पुराणों में उन्हें नवीन रूप दिया गया। गुप्त राजाओं के काल में पौराणिक धर्म की उन्नति हुई। गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण की, परंतु उसका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्म सहिष्णुता था। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु के शिक्षक नियुक्त किए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी धर्म महाराजा की उपाधि धारण की जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध हुआ, तो ये प्रवरसेन प्रथम। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 97। कौन गुप्त शासक नहीं था, तो ये थे देवगुप्त नहीं थे। अगला है हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था, तो ये था कन्नौज, ऑप्शन ए। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, तो नालंदा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, यहाँ प्रयाग। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा किसने की है, तो ह्वेनसांग ने की है। आगे हर्षवर्धन पराजित हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय से। राजा हर्ष की पराजय के संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है, तो ये ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्ष के शासन काल में वल्लभी का राजा कौन था, तो ध्रुवसेन द्वितीय था। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है, तो गज सेना का।
देखो, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का युद्ध नर्मदा नदी के तट में हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हुए। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में उसका उल्लेख किया है। ऐहोल लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। देखो, ऐहोल लेख की रचना किसने की? रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय अपनी चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थक की हत्या कर चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा था। अगला, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख की रचनाकार था, तो ये था, अभी हमने पढ़ा, रवि कीर्ति। देखो, ये 2015 में आया हुआ है। ये कब था? 2006 में। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय दूत मंडल भेजा था, तो अपने दूत मंडल को भेजे थे ईरान। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्ष द्वारा नहीं है? तो ये नहीं है, हर्षचरित बाणभट्ट की है। बाकी क्या है ये जानने वाली बात है। रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है। देखो, हर्ष ने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद की रचना की। हर्ष चरित्र तो बाणभट्ट लिखे थे। कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। यह बाणभट्ट की कृति है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में सी यू की नाम से एक संकलन किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए आत्महत्या माना है? विरोध करते हुए उसे आत्महत्या माना, वो बाणभट्ट है। अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका है 110। निम्नलिखित में कौन नाटक हर्ष द्वारा रचित है? तो अभी हमने पढ़ लिया, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाए। कौन सा? रत्नावली है, नागनंद है और प्रियदर्शिका है। अगला है, नागनंद नाटक का लेखक कौन है? तो हर्ष है। अभी देखो, ये 13 में आया हुआ री में, ये 11 में आया हुआ था। आगे देखते हैं, रत्नावली, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, यही नहीं है, मुद्रा राक्षस। बाकी रत्नावली हर्ष हो गया, मृच्छकटिकम शूद्रक है, देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। निम्नलिखित में कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं है? तो भवभूति नहीं है। बाकी कौन कौन है? बाण है, दिवाकर है और मयूर है। अगला है, देखो, भवभूति कन्नौज के राजा यशोद वर्मन के दरबारी कवि थे, जबकि बाणभट्ट मयूर, दिवाकर और हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के प्रमुख दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित, ये तो सबको पता है। कवि वान किस स्थान का रहने वाला था? तो बाण का जन्म औरंगाबाद जिले, वर्तमान बिहार, सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चित्रभानु तथा माता राज देवी थी। तो यानी इसमें से कोई नहीं होगा। अगला है, बाणभट्ट किसे हून हरिन केसरी कहा है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा है। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था, जिसकी उपलब्धि का विवरण बाणभट्ट के हर्षचरित्र में है। इस प्रकार प्राप्त होता है कि जब वह हून रूपी हरिण के लिए सिंह सिंधुर देश के राजा के रूप में जोर गर्जन को चैन से न सोने देने वाला गंधार राज रूपी मस्त हाथी के लिए उछलते। ठीक है। मालवा देश में लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कुठार के समान था। प्रभाकर वर्धन का एक अन्य नाम प्रतापशील से दूर दूर तक विख्यात है। प्रतापशील, ठीक है, पूछा जा सकता है प्रतापशील से कौन जुड़ा, किसका नाम है? तो प्रभाकर वर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो शीलभद्र उस समय थे वहां के कुलपति, जो भी वही किए थे इसका स्वागत। अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। निम्नलिखित विषय यात्रियों को कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले मेगास्थनी हो जाएंगे, यानी 4 को हम फर्स्ट में रखेंगे। फिर हो जाएंगे फाइयान। फाइयान के बाद हो जाएंगे वेनसांग, सबसे बाद में इत्सिक।
बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक था। अगला है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कौन है? तो ये है आपका गिरनार। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी। अमरावती स्तूप किस जिले में है? तो ये है आपका गुंटूर जिले में, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 121 क्वेश्चन थे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।